नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। भारत मंडपम में आज से स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज। 3 दिवसीय आयोजन में स्टार्टअप्स और निवेशकों के साथ काफी संख्या में भावी उद्यमी बनेंगे। महाकुंभ का हिस्सा स्टार्टअप कल्चर को मिलेगा बढ़ावा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर हुआ 3.53 अरब अमेरिकी डॉलर। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान स्मार्टफोन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76% हुई। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 साल के भीतर पेटेंट कार्यालय ने 15 मार्च 2023 से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच 1 लाख से अधिक पेटेंट किए प्रदान। इस तरह प्रत्येक कार्यदिवस से करीब 250 पेटेंट जारी हुए। पिछले वर्ष की तुलना में जीआई पंजीकरण भी 3 गुना बढ़ा। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह कारोबार के आखिरी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। क्या कुछ खास अगर बात की जाए अर्थ जगत की, कारोबार की। और आइए सबसे पहले बात करते हैं मेक इन इंडिया को लेकर। दरअसल इसका असर भारत से होने वाले निर्यात पर काफी पड़ा है। देश से होने वाला निर्यात फरवरी में 20 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा है उनमें अमेरिका, यूएई, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों में निर्यात में 2 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बीते वर्ष दिसंबर से लगातार 3 महीनों तक निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष 2023 की ज्यादातर अवधि में वस्तु निर्यात वृद्धि ऋणात्मक दायरे में थी। भारत के लिए निर्यात का सबसे शीर्ष देश अमेरिका रहा, जिसको भारत से होने वाला निर्यात फरवरी में 22% बढ़कर 7.2 अरब डॉलर हो गया। जनवरी में अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद स्मार्टफोन रहा और इससे पहले स्थान पर रहने वाला पॉलिश हीरे का स्थान ले लिया, जिसके चलते अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान भारत से स्मार्टफोन के निर्यात का शीर्ष स्थान यूएई की जगह अमेरिका को हो गया। इस अवधि में अमेरिका को कुल 4.1 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जबकि यूएई को 2.2 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ। स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात फरवरी में 54.8% बढ़ गया और इसमें लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। फरवरी में यूएई को भेजे जाने वाली निर्यात की खेप 23.1% बढ़कर 3.5 अरब डॉलर हो गई और ये दूसरे नंबर पर निर्यात का गंतव्य रहा। फरवरी में सिंगापुर को होने वाला निर्यात 51.6% बढ़कर 1.85 अरब डॉलर हो गया, तो दक्षिण अफ्रीका को 1.16 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। अप्रैल फरवरी की समान अवधि में भारत के निर्यात गंतव्यों में दक्षिण अफ्रीका का स्थान उछलकर 10वां हो गया, जबकि बीते साल की इसी अवधि में ये 16वें स्थान पर था। भारत से दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का हुआ। फरवरी में शीर्ष के अन्य निर्यात स्थानों में सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बांग्लादेश और चीन में भी निर्यात बढ़ा है। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की आज क्या स्थिति रही है, तो आप देख सकते हैं जो बढ़त है वो यहाँ नजर आई है। फिलहाल 33 अंकों की ये बढ़त, जिसके बाद 22,082 दर्ज किया गया गिफ्ट निफ्टी। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, देखिए गिरावट के साथ जो बाजार है वो नज़र आ रहा है। 160 अंकों की गिरावट नजर आई, जिसके बाद 72,483 पर जो बाजार है वो कारोबार करता हुआ नजर आया। इसके साथ ही अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ 57 अंकों की गिरावट है। 21,966 पर निफ्टी 50 की जो ओपनिंग है आज वो दर्ज की गई। और साथ ही अगर बात की जाए आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से रहे, जहां हरे निशान के साथ कारोबार हुआ है, तो आप देख सकते हैं M&M, टाटा स्टील, NTPC, कोल इंडिया, ONGC, जहां पर जो हरे निशान है वो आज देखा जा रहा है। यानी आज के जो टॉप 5 गेनर्स हैं वो ये रहे हैं, जहां लगातार हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता नजर आ रहा है। और गेनर्स के बाद अब आइए बात करते हैं टॉप लॉसर्स की, जहां लाल निशान जो है वो आज नजर आ रहा है। तो अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, पावर ग्रिड, प्रासिम और आयशर मोड, यहाँ आज लाल निशान के साथ फिलहाल इनमें कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की भी। सबसे पहले यूएस मार्केट की स्थिति जान लेते हैं। डॉ जोन्स फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 50 अंकों की
एक मामूली तेजी इसमें नजर आ रही है, जबकि S&P 500 नेस्डेक में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। लाल निशान जो है इसमें देखा जा सकता है। और यूएस मार्केट के बाद बात करते हैं यूरोपियन मार्केट की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं FTSE में गिरावट नजर आ रही है, जबकि CAC में हरे निशान के साथ कारोबार है, मामूली सी बढ़त, जबकि डेक्स में भी जो लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही एशियन मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ ज़रूर हरे निशान के साथ कारोबार हमें दिख रहा है। निकेई 225 की अगर हम बात करें तो 813 अंकों की तेजी नजर आ रही है। हैंग सेंग और कॉस्पी में भी हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया। और बात करते हैं क्रूड के भाव की क्या स्थिति रही, तो आप देख सकते हैं $85.60 प्रति बैरल ये दर्ज किया गया और इसमें 0.26 की जो बढ़त है वो फिलहाल दर्ज की गई है। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है कारोबार की। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नॉबी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस महाकुंभ में स्टार्टअप और निवेशकों के साथ काफी संख्या में भावी उद्यमी शामिल होने जा रहे हैं। देश में पहली बार स्टार्टअप को लेकर इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक विकास को भी गति मिल सके। पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप के जरिए जहां रोजगार के अनेकों अवसर उत्पन्न हुए, तो वहीं उद्यमिता के निर्माण से आत्मनिर्भरता को भी बल मिला है। स्टार्टअप क्षेत्र के एकीकरण को बढ़ावा देते हुए नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18 से 20 मार्च तक स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। स्टार्टअप के इस महाकुंभ में एक तरफ जहाँ 1000 से अधिक स्टार्टअप और 1000 से अधिक निवेशक शामिल होने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आयोजन में 3000 से अधिक भावी उद्यमी और करीब 10 से अधिक देशों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। इसके साथ ही 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न और 500 से अधिक इंक्यूबेटर भी अपनी मौजूदगी स्टार्टअप महाकुंभ में दर्ज कराएंगे, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। स्टार्टअप महाकुंभ 40,000 से अधिक व्यापार आगंतुकों की मेजबानी करने वाला एक मेगा संगम होने जा रहा है। आयोजन के बारे में DPIIT के सचिव ने बताया कि इस तरह के आयोजन से स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। 1,22,000 स्टार्टअप्स DPIIT के अपने रजिस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके अलावा हज़ारों और हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ग्रेजुएट आउट कर गए हैं। उन सब को का स्टार्टअप्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, वेंचर कैपिटलिस्ट का, इंक्यूबेटर्स का, उन सब का एक महाकुंभ होने वाला है। और ये भारतवर्ष में अभी तक जो स्टार्टअप इवेंट्स हुए हैं, इस स्केल का कोई भी इवेंट अभी तक भारतवर्ष में नहीं हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ की थीम भारत इनोवेट्स रखी गई है, जो नवाचार और स्टार्टअप के बीच मजबूत संबंध को दिखाती है। स्टार्टअप महाकुंभ के आयोजकों का लक्ष्य आज और कल के उद्यमियों को एक समावेशी मंच प्रदान करना है, जिससे विकसित भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके। Startups are there in pretty much
50% ऑफ दी 700 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस कंट्री। सो वो आपको देखने को मिलेगा इस महाकुंभ में। जो इंक्यूबेटर्स है वो इंक्यूबेटर्स आर कमिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये स्टार्टअप का जो फिनोमेना है इट इज़ बिकम सो परवेजिव एंड सब एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में वो इम्पैक्ट दिख रहा है और दिस इज़ द ग्रोथ इंजन फॉर आवर जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमिता, नवाचार और जिज्ञासा की भावना वाले देश भर के काफी विद्यार्थी और युवाओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। एआई से लेकर क्लाइमेट जैसे अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप पर इस महाकुंभ में फोकस रहने वाला है। तो वहीं विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का एकीकरण इस अमृतकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करेगा और भारत की विकास गाथा को प्रदर्शित करेगा। मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अपने आप में काफ़ी अनूठा ये स्टार्टअप महाकुंभ जो है, इसी पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रसून शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संस्थापक और CEO WS से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रसून जी। और साथ ही हमारे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अजय मिश्रा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज इसका आगाज़ होने जा रहा है स्टार्टअप महाकुंभ का और लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि स्टार्टअप का एकीकरण हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी की दिशा में हम मान सकते हैं कि अब आगे बढ़ रहे हैं। मुकुल जी धन्यवाद। आज जो इन्वेस्टर महाकुंभ की शुरुआत हो रही है वो इस मायने में बाकी इन्वेस्टर्स या जो स्टार्टअप इवेंट्स हैं उससे अलग है कि आज के दिन को आप भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्लोबल होने का दिन कह सकते हैं जी। आज इस महाकुंभ के जरिए भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक ग्लोबल पहचान मिलेगी, ऐसी उम्मीद और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये एनुअल इवेंट हो सकता है। आज आप देखिए 1000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ऑलरेडी हैं और लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में हमें 5000 नए फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से पैदा किए जाएं जो कि ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना पाए और जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उसमें अपना सोल्यूशन दे पाए। तो 10 थीमेटिक सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टर महाकुंभ के अलग अलग थीम्स पर फोकस किया जाएगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है लेड बाय नैसकॉम, एसोचैम और जो दूसरे वेंचर कैपिटल्स के एसोसिएशन है, वो सभी मिलकर के यहाँ पर स्टार्टअप की जो चैलेंजेस हैं इस पूरे इकोसिस्टम के उसको पॉलिसी के नजरिए से, फाइनेंस के नजरिए से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नजरिए से चर्चा करते नजर आएंगे। ये 3 दिन मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग होने जाना। फिर से वही बात मैं दोहराता हूँ कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए आज का दिन वाटरशेड मूवमेंट साबित होगा। जी बिल्कुल। यहाँ प्रसून जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ आर्थिक संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से जो भारतीय इको सिस्टम है, स्टार्टअप का इको सिस्टम है, वो अब ग्लोबली उसको हम देखने जा रहे हैं। एक नई पहचान जो है इस महाकुंभ के जरिए मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, ये एक तरह से भारत के एक इंडस्ट्रियल क्रांति की तरह देखा जाना चाहिए। अगर आप देखिए जो एक रिपोर्ट जो भारत को अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसमें 40% जो है इनोवेशन और ये स्टार्टअप के तहत आएगा। और उसी के तहत जैसे आपने बताया 1 लाख के आसपास पेटेंट है, वो हमें एटलीस्ट 5 गुना बढ़ाने पड़ेंगे और वो स्टार्टअप इकोसिस्टम ही कर पाएगा। जैसे कि हमारा एक स्टार्टअप है IIT कानपुर और IIM लखनऊ बेस्ड, और मिनिस्ट्री ऑफ IT इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें ये मौका दिया है इसमें स्टार्टअप महाकुंभ में अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने का। और उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये हमें मतलब एक्सेस देगा ग्लोबल एरिना में, और खासकर जैसे AI जैसे रिलेटेड टॉपिक्स में पार्टनरशिप भी हो सकती है और मार्केट एक्सेस भी हो सकता है। और जो अभी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव भारत की नीति जैसे आप देख रहे हैं, हमारा एक AI मिशन लॉन्च हुआ है, फिर हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे भी काम कर रहे हैं। तो अभी ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस बन गया है भारत, और सभी निवेशक, सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स भारत में इच्छुक है, इंटरेस्टेड हैं, और इनोवेटर्स भी। तो ये एक बहुत बड़ा एक समागम होगा जो एक तरह से ऐतिहासिक रहेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, भारत ना सिर्फ भारत के लिए पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। जी बिल्कुल, ग्लोबल भी काफ़ी इसका जो असर है वो नज़र आएगा। साथ ही अजय जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अजय अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक लगातार ये बात हो रही थी कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे उनकी जो भागीदारी है उनको हम बढ़ा सकते हैं, तो इस पूरे महाकुंभ के लिए निःशुल्क रखी गई है उनकी जो भागीदारी है, जिससे और ज़्यादा बढ़ावा उनको मिल सके।
और जैसे आपने जो आंकड़ा बताया, करीब 1000 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो शामिल होंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो भावी उद्यमी हैं, ना सिर्फ आज बल्कि जो आने वाले समय के जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी एक मौका दिया जा रहा है। अजय, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल रही है? जी। तो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग 10 थीमेटिक सेक्टर्स में जो फोकस रखा गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एग्री टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको लेकर के जो स्टार्टअप सोल्यूशंस हैं, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात मुकुल ये है कि 2023 में हमने देखा जो स्टार्टअप की फंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई। कहा जा रहा है कि 25 बिलियन डॉलर से घट करके ये केवल 7 बिलियन डॉलर तक रह गया, और अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में वापस रिवाइवल होगा स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट। इसलिए ये वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं, क्योंकि अब ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है, और शायद हमारे मेहमान ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, जितनी उम्मीद कर रहे हैं वो 2024 में माना जा रहा है कि जो विंटर माना जा रहा था कि स्टार्टअप इन्वेस्टर्स विंटर जो है वो खत्म होने जा रहा है, और जो सर्दी एक तरह से निवेश के माहौल में दिखाई दे रही थी अब वो पिघलना शुरू हो जाएगी। जब विदेशों से जो निवेश की बर्फ है जब वो पिघलना शुरू होगी तो उसका ज्यादातर हिस्सा उम्मीद ये की जा रही है कि तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि भारत का है उसमें आएगा, और यहाँ के जो सोल्यूशन है ग्लोबल होंगे। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि पहली बात तो हम ग्लोबल जाने की आज तैयारी करेंगे, दूसरी बात जो फंडिंग के मोर्चे पर चैलेंजेस हमें 2023 में दिखाई दिया, कम से कम 2024 ऐसा नहीं रहने वाला है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत बड़ा हम सोल्यूशन का बेस आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और प्रसून जी, ये सवाल आपसे भी मेरा रहेगा कि किस तरीके से हम, क्योंकि आने वाले जो समय है उसको देखें, जो फंडिंग का जिक्र अभी अजय कर रहे थे वो जाहिर तौर पर कुछ जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कभी कभी चुनौती बन जाता है, हालांकि अलग अलग माध्यम है उस चुनौती से बाहर निकलने के लिए, लेकिन किस तरीके से क्या नया बूम इस महाकुंभ के जरिए हमें देखने को मिलेगा स्टार्टअप्स में? जी बिल्कुल, और ये काम ऑलरेडी काफ़ी स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं। जैसे अभी मेटी का इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ था, और अगर हमें टॉप 3 इकोनॉमी बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोकल इन्वेस्टर्स या लोकल फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप चाइना का उदाहरण लीजिए तो तकरीबन उन्होंने 15 से 20 हजार लोकल फंड्स तैयार करे थे, तो भारत उसी दिशा में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने फंडिंग के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोजेक्ट्स देने के लिए सहूलियतें जो बढ़ाई है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो हार्ड टेक, और जितने भी प्रोक्योरमेंट्स है, जैसे ई-जेम इस महाकुंभ का सबसे बड़ा भागीदार है, और वो स्टार्टअप्स को एज अ फैसिलिटेट कर रहा है कि आप उस पर रजिस्टर करिए और अपने प्रोडक्ट्स जो भी प्रोक्योरमेंट है उसके तक हम पहुंचाएंगे। तो अब स्टार्टअप्स प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं स्टार्टअप्स को, और प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो मैच्योर स्टार्टअप्स हो गए हैं। और फंडिंग का भी, जैसे सिडबी और अदर जो हमारे फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोकल फंड्स क्रिएट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे आइडिया के लिए ये विंटर रहा होगा। भारत सरकार, स्टेक होल्डर्स और होल इकोसिस्टम बहुत सहूलियतें दे रही है। जैसे हमने एआई का एक पेटेंट लिया तो उसके लिए हमें ग्रांट मिली, और हमारा ये जो पेटेंटेड प्रोडक्ट एक डीएस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मलेशिया, सिंगापुर, वहां पे हमें प्रदर्शित करने का मौका दिया। जी, यानी अब जो माध्यम है वो हमारे पास है और उसके जरिए ही स्टार्टअप्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन खासतौर से प्रसून जी अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार इसमें जो करीब 10 थीम पवेलियन रखे गए, यानी अलग अलग क्षेत्रों के जो स्टार्टअप्स हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। एआई और जो क्लाइमेट टेक है उस पर भी एक तरीके का जो फोकस है इसमें नजर आएगा। लेकिन जो युवा हैं हमारे देश के, उनकी जो रुचि की अगर खासतौर से बात की जाए, क्या उसके हिसाब से एक नया माहौल जो है वो अब बनता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, अगर आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब भी ऐसा कुछ होता है तो युवाओं को और खासकर स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, और इसमें भी तकरीबन 5000 के अधिक भावी उद्यमी, खासकर स्टूडेंट्स, उनको बुलाया जा रहा है। और ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं जो युवाओं को अट्रैक्ट करें, जैसे चिप डिजाइनिंग से लेके और एआई में डिफरेंट हमारे
लोकल लैंग्वेजेस में जो मॉडल बन रहे हैं, जैसे आप चैटबॉट की बात करते हैं तो हम अपनी गुजराती, पंजाबी और ऐसे 10 लैंग्वेजेस में हम बात कर पाएंगे चैटबॉट से। तो मुझे लगता है कि ये युवाओं को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए अगर आप देखिए कि 1,22,000 के आसपास हमारे स्टार्टअप है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तकरीबन 5 लाख स्टार्टअप तक पहुंच जाएंगे अगले 2 से 3 सालों में। बिल्कुल। और जो 1,22,000 स्टार्टअप में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो DPIIT के तहत, और इसके अलावा भी कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, और एक प्रयास उन्हीं के लिए हम मान सकते हैं कि एक एकीकरण जो है उनको एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं कमी है उस कमी को दूर किया जाए, और फिर एक मजबूत स्तंभ की तरह जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सके, उसकी तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत, और आने वाले समय में माना जा रहा है कि ये वार्षिक कार्यक्रम भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये एक सारे इकोसिस्टम को एक जगह लाया गया है। अगर कोई स्टार्टअप, जैसे यहाँ पे 500 से अधिक इंक्यूबेटर्स हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट पवेलियंस मिलेगी, जिसमें आप जैसे भाषिनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ IT का है, अगर आपको लैंग्वेज के APIs चाहिए तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत दूसरे देशों में जाना है तो उनके 40 से ज्यादा नेशंस के साथ ब्रिज प्रोग्राम्स हैं। तो जिस स्टार्टअप को या किसी भी स्टार्टअप्स को ये सारा एक्सेस एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल था, जो कि इस स्टार्टअप महाकुंभ के तहत दिलवाया जा रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस इवेंट के बाद बहुत सारे रजिस्ट्रेशन और बढ़ेंगे। जैसा आपने कहा कि जिनको ये सुविधाओं के बारे में पता नहीं है या कैसे करना है, तो उनको ये जानकारी सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। जी बिल्कुल। और जहाँ तक बात है कि जो अभी तक स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं, युवा हैं, उनको अगर जानकारी नहीं हो पाती थी तो उनके लिए बाकायदा मेंटरशिप जो है उसका भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। और जैसा आपने कहा कि अब जब ग्लोबली हम बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो भारत के स्टार्टअप्स हैं हम मान सकते हैं कि विश्व पटल पर अब नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। अगर आप देखिए, अब हमारे जो यूनिकॉर्न्स हैं वो बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेटिंग कर रहे हैं। तकरीबन 78% जो हमारे यूनिकॉर्न्स हैं वो ऑलरेडी ग्लोबली एक्सपैंड कर चुके हैं जी। और कुछ नए टेक्नोलॉजी वाले, खासकर मेडटेक और AI में लोग हमारे लॉन्च से ही ग्लोबल मार्केट को फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाएंगे। तो अब एक ये नया फोकस भी भारतीय युवा में आया है कि पहले दिन से ही जो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो। यानी फोकस ये नया है और कोशिश ये है कि ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने देश का कैसे नाम हम रोशन कर सकते हैं विश्व पटल पर, उसकी भी तैयारी स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसून जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने, आज स्टार्टअप महाकुंभ का जो आगाज़ है वो अब से कुछ देर बाद हो जाएगा, जिसके तहत एकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है स्टार्टअप्स के। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। अदानी समूह अगले वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 के दौरान 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। ये निवेश पोर्ट से लेकर ऊर्जा, एयरपोर्ट, सीमेंट और मीडिया कारोबार में किया जाएगा। अदानी समूह का वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए प्रस्तावित पूंजीगत खर्च चालू वित्त वर्ष की तुलना में किए जाने वाले अनुमानित खर्च से 40% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 3.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 और 23 की समान अवधि में 99.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान स्मार्टफोन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76% हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2% थी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए कहा है। साथ ही खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों से पॉलिसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रही हैं। जोशी ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से खाताधारकों के हितों को सबसे अधिक महत्व देने को कहा गया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट किए हैं। पेटेंट कार्यालय ने 15 मार्च 2023 से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए गए। इस तरह रोजाना करीब 250 पेटेंट जारी हुए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 में 98 नए जीआई पंजीकृत किए गए और 31 मार्च तक 62 अन्य को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद से म्यूचुअल फंडों ने पेटीएम में अपनी 1/4 हिस्सेदारी घटाई है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चला है कि फरवरी के अंत में म्यूचुअल फंडों के पास पेटीएम के 3.28 करोड़ शेयर थे, जो जनवरी के अंत की तुलना में 26% कम है। प्राइवेट क्षेत्र का ऋणदाता बंधन बैंक जल्द ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। बैंक अप्रैल या मई में इसका ऐलान करेगा। बंधन बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव पीयूष झा को क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का प्रमुख बनाया है। पीयूष झा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड से जुड़े थे। कोलकाता स्थित ऋणदाता में कई बार बैंकर शामिल हुए हैं। बंधन बैंक बीते 10 वर्षों से कारोबार कर रहा है, लेकिन वह यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले नवीनतम ऋणदाताओं में से एक है। फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।